बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। तोशाखाना रेफरेंस नंबर 2, इमरान खान ने एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया है। क्या उन्हें जमानत दी जाएगी या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बुशरा बीबी के सेल में चूहे और जज की जुगतें, ये माजरा क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की एक मीटिंग हुई, इसकी अंदरूनी कहानी हमें क्या बता रही है। फजल रहमान ने मीडिया से इंटरेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहा। और फिर नूर आलम अदलिया पर किस तरह हमले कर रहे हैं, आइन में तरमीम के नाम पर ये हमले हमें क्या बता रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा और कौन कौन सी आइनी तरमीम की जा रही हैं और उन्हें किसकी आशीर्वाद हासिल है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान में 3 महाज ऐसे हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को अब मिलकर बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन जो सबसे अहम खबर है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने एहतसाब अदालत से अपनी जमानत के लिए तोशाखाना रेफरेंस में रुजू बाकायदा तौर पर कर लिया है और अदालत ने नैब को नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जी नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है इसके ऊपर समाअत की और दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 30 अगस्त के लिए जवाब जो है वो तलब कर लिया है। 13 जुलाई को नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया था। और नैब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस जो है उसमें 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ जो खिलाफ कानून अपने पास रखे गए, इन्हें अपने पास रखने और बेचने से मुतल्लिक ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया। इस केस में इमरान खान ने गिरफ्तारी चैलेंज की थी और जस्टिस गुल हसन मियां औरंगजेब ने यह सवाल किया था कि अगर 200 गिफ्ट होते तो क्या आप इस तरह 200 गिरफ्तारियां करते। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज़ करार दे दिया और अब इस केस के अंदर जमानत जो है क्या हो जाएगी, ये बहुत ही अहम सवाल है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि अगर यहां से जमानत नहीं होती तो ये मामला हाई कोर्ट जाएगा और इस केस में अभी तक सिर्फ रेफरेंस फाइल हुआ है और इस केस में अभी मजीद ट्रायल होना बाकी है। यूं इस केस में हाई कोर्ट में हर सूरत जमानत हो जाएगी, क्योंकि अलकादे ट्रस्ट केस में भी अदालत ने जमानत दे रखी है और इसका ट्रायल अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये मामला बहुत ही आसान सा है। अगर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत है, कोई मजीद केस ढूंढ कर इमरान खान के खिलाफ नहीं बनाती और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इमरान खान की रिहाई जो है वो जमानत के ऊपर हो सकती है। अभी आपको ये भी खबर दें कि नईम पंजोता का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें नईम पंजोता बुशरा बीबी और जज के दरमियान जो मुकालमा हुआ इसका हाल अहवाल बता रहे हैं। बुशरा बीबी ने जज को ये कहा कि उनके कमरे में चूहे, जब वो नमाज पढ़ती हैं तो छत से चूहे गिरते हैं। अच्छा, अब इसका तदारुक किया जाए, इसको रोका जाए। आप सुपरिटेंडेंट को बुलाकर कहते कि जेल में क्या हो रहा है, आप सफाई का ख्याल करें। अगर जो मौत की चक्की में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन कैदियों के हकूक की बात कर सकता है तो फिर हर कैदी के हकूक की बात करनी चाहिए। आज एक तफसीली फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजाए मौत पाने वाले कैदियों के हकूक की बात की और बड़ी तफसील के साथ। हर कैदी जो जेल के अंदर मौजूद है उसके हकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है ना कि अगर आपने किसी को सजाए मौत दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसानी हकूक को भूल जाएं। लिहाजा जज साहब को भी ये कहना चाहिए था कि आप सफाई करवाएं और पता करवाया जाए कि ये चूहे किस तरह उस सेल के अंदर पहुंचे और इस हवाले से क्या इंतजामात है। एक रिपोर्ट जो है आइंदा समाअत के ऊपर आपको अदालत में पेश करना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज साहब ने कार्रवाई करने की बजाय बुशरा बीबी को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जब चूहे गिरते हैं तो आप इन चूहों के साथ खेला करें। आप इमेजिन करें, ये एक जज का कैलिबर है और वो इंसाफ करने की बजाय झुकते कर रहा है अपनी कुर्सी पर बैठकर। और मैं आपको ये भी खबर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है JUI के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की क़यादत कर रहे थे बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं और JUI की तरफ से अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो शरीक हुए और दोनों तरफ से पार्लिमान के अंदर और बाहर चलने के हवाले से कमेटीज़ जो तश्कील दी गई हैं, इनकी गुफ्तगू और आइंदा भी जो लाएमल है इसे तय किया गया। अब पार्टीज किस तरह से एक दूसरे का साथ देंगी पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर, इसका जवाब दिया है जी फजल रहमान साहब ने लाहौर में। और जब वो गए मुस्लिम लीग काफ के सदर
चौधरी शुजात साहब से मुलाकात करने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने वहां पर क्या कहा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के हवाले से? वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मेरे घर तशरीफ लाए, हमने भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस पार्लिमान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। बलूचिस्तान और दीगर छोटे सूबों में वसाइल के जो मसाइल हैं इन्हें देखने की जरूरत है, हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। व्यूअर्स, ये वो बात है जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर होती रही। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। हालिया कुछ दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि थर से बिजली पैदा होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर के अपने लोग जो हैं वो इस बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं और बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिसका फ़ायदा वहाँ की मकामी आबादी को नहीं होता। केपी के अंदर भी ये हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये हालात हैं, और सारे का सारा जो पैसा है, जो वसाइल है और जिस तरह से जो तरक्की और वसाइल की जो आबाद करते हैं, इसका फ़ायदा या तो मरकज़ को मिलता है और या फिर पंजाब में बैठी हुई हुकूमत को, या फिर सिंध के अंदर जो एक मखसूस टोला है वो इससे फ़ायदा हासिल करता है। बलूचिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिल रहा और इसके साथ साथ थर के अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, और केपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर यही रवैया हम मकामी हुकूमतों की तरफ से देखते हैं और वफाक उसके अंदर एक हिस्सा जो है वो वसूल करता है। अब तो खैर वो रिको डिक वाला मामले के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से आ रही है, और मकामी आबादी और वसाइल जिस पर उस आबादी का हक है, उस इलाके का ज़्यादा हक है, वहाँ का जितना भी माल समेट कर बाहर की कंपनीज को दे दिया जाएगा सरमायाकारी के नाम के ऊपर, ये भी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ फजल रहमान साहब ने कही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस गुफ्तगू के अंदर, इस एक जुमले के अंदर आपको पूरी पाकिस्तान की सियासत का हल नजर आएगा। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ 12 साल तक हमारी मुखालफत रही, उनसे बातचीत चल रही है, दिनों के अंदर मामला इतनी जल्दी दुरुस्त नहीं हो सकते। वैसे इसे एक जुमले के अंदर पूरी पाकिस्तान की सियासत जो है वो छुपी हुई है। अगर दो मुखालफिन 12 साल के मुखालफत को साइड पे रखकर इकट्ठे एक मेज पर बैठ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत क्यों नहीं हो सकती? 12 साल की मुखालफत, दुश्मनी आपने एक तरफ रखकर कमेटीज लेवल के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफात हैं वो 12 साल पुराने नहीं हैं, बल्कि कुछ साल हुए इन इख्तलाफात को शुरू हुए पाकिस्तान की खातिर। खान साहब ने तो एक स्टेप पीछे हटकर अपने जलसे को कुर्बान किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी जो अवामी मकबूलियत है वो मसनूई नहीं है और किसी के मंजूर नज़र नहीं है, और किसी के कहने पर सपोर्ट से ये उन्हें सपोर्ट जो पाकिस्तान की आवाम ने दी इन्हें नहीं मिली, बल्कि अवाम की मकबूलियत, अवाम के अंदर ये जो मकबूलियत है इमरान खान की, इमरान खान के असूली मौक़िफ़ और जिस तरह से वो डील और ढील के बयानी से पीछे हटकर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, इस वजह से उन्हें ये मकबूलियत मिली है। अगर खान साहब पीछे हट सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी एक कदम पीछे हटकर, जिस तरह 8 सितंबर के जलसे के ऊपर इमरान खान ने एक रास्ता दिखाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मुल्क के लिए ये रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। और आपको ये भी खबर दे कि नूर आलम खान साहब ने जो तरामीम प्रपोज की थी, अब इसका मुसवदा भी बाहर आ गया है। प्राइवेट बिल के जरिए जो आईनी पैकेज लाया जा सकता है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 184 जो असखुद इख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि कोई मामला अवामी मामला है तो इसको एड्रेस करना जरूरी है तो सुमोटो ले सकती है। अब ये 184 का मामला इसमें उठाया गया। आर्टिकल 151 इसके अंदर ये प्रपोज किया गया जी नूर आलम खान साहब की तरफ से, क्योंकि ये प्राइवेट बिल है, कि 2 मखसूस नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की जाएं, सेनेट के अंदर भी और इसके साथ साथ आपने कौमी असम्बली के अंदर और फिर सूबाई असम्बलियों में भी ये मामला जो है वो उठाया जाएगा। अब आर्टिकल 59, 51 और 106 के तहत जो है ये तरमीम प्रपोज की गई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना व्यूअर्स, जो मुझे कम अज़ कम एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी नज़र आता है कि वो लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वफादारियाँ निभाते हैं, यहाँ पर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। जब भी कोई लीडर पाकिस्तान से आता है उनकी पूरी काबीना को प्रोटोकॉल मिलता है, उनके खर्चे, उनके होटल्स में रहने के अखराजात उठाए जाते हैं, उनके खाने के बिल, और न जाने कितनी सैर व तफरीह के जो बिल्स हैं इन्हें एकोमोडेट किया जाता है। तो अगर इस बुनियाद पर आपने मखसूस नशिस्तों का कोटा देना है, कल मैं सुन रहा था मुर्तज़ा साहब को पंजाब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनका ताल्लुक है, तो उन्होंने उस्मा बुखारी के हवाले से सवाल जब उनसे हुआ कि आप उस्मा बुखारी को कुछ समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बैग चुक प्रोग्राम है, ये नौकरी कर रही हैं, ये अवामी हलकों से इनका कुछ लेना देना नहीं है। जब आप किसी की नौकरी करते हैं ना तो फिर नौकरी मालिक की मर्जी से होती है,
मालिक कहेगा बैठ जाओ, आप बैठेंगे, मालिक कहेगा बोलो, आप बोलेंगे, मालिक कहेगा कि आपने बोलना नहीं है, आप खामोश हो जाएंगे। यही किरदार है मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोगों का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है उस्मा बुखारी के हवाले से, जो मैं कोट अनकोट आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं है। तो जो लोग मखसूस नशिस्तों पर आते हैं तो फिर वो किसी न किसी अपनी कारकर्दगी और मेहनत के सिले में जो पार्टी की हद तक होती है उसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर आप इस किस्म की कोई तरमीम प्रपोज कर रहे हैं कि लाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हैं इसे यकीनन अपोज करेंगी, चूँकि ओवरसीज़ कम्युनिटी को वोट का हक देना चाहिए। उसी तरह जिस तरह इमरान खान के दौर में ये मामला उठा, आप वोट डालें। और इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो अगर कोई बर्मिंघम में बैठा हुआ है तो उसका वोट सियालकोट में कैसे होगा, और सारा मामला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से कंट्रोवर्शियल बनाया, इसके ऊपर हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे ओवरसीज़ कम्युनिटी के, और हमेशा ये रहेंगे। मखसूस नशिस्तें मसले का हल नहीं है, ये सिर्फ अपनी पार्टी के उन लोगों को जिन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती सेनेट के अंदर, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती टिकट्स की शक्ल में पार्टी के अंदर, या उन्हें टिकट्स नहीं मिलते, ये उनको एकोमोडेट करने के लिए तरमीम जो है सिर्फ लाई जा रही है। फिर 193 आइन का ये आर्टिकल हाई कोर्ट के जजों की तैनाती के हवाले से, और नूर आलम खान ने जो प्रपोज किया कि कोई भी जज जो दोहरी शहरियत या फिर गैर मुल्की शहरी हो वो हाई कोर्ट का जज नहीं हो सकता। आर्टिकल 208 नूर आलम ये भी कहते हैं कि तरमीम के मुताबिक कोई भी अदालती सरकारी अफसर जो कि गैर मुल्की शहरी हो या फिर दोहरी शहरियत रखता हो वो मुलाजमत के लिए अहल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो रगड़ी जाएगी, जजेस भी रगड़े जाएंगे और ब्यूरोक्रेसी भी रगड़ी जाएगी, और आप उनसे जब ये हक छीनेंगे तो यकीनन ये मामला जो है, ये आर्टिकल और जो तरमीम आप कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज होगी। फिर नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997, इस कानून के मुताबिक जी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 हो गई है, और इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। दानियल चौधरी साहब ने ये तरमीम का जो बिल था ये लेकर आना था, लेकिन इजलास मुलतवी हो गया, लिहाजा अब इसे बाद में पेश किया जाएगा। अभी अब सवाल ये है कि नूर आलम खान साहब का जो ताल्लुक है ना वो JUI से है। कामरान मुर्तज़ा साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे और वो ये कहते हैं कि हुकूमत के पास कोई नंबर्स नहीं है, तो फिर कैसे नूर आलम खान ये बिल लेकर आए, JUI इसको कैसे जस्टिफाई करेगी। और जब आप मिलते हैं ना PTI वाले जाकर JUI के साथ, तो ये जो नूर आलम खान है इनके किरदार को ज़रूर डिस्कस किया जाए, और जो बिल लेकर आ रहे हैं इसको, इन तरमीम को भी डिस्कस किया जाए। बाज़ लोगों से अगर आप ये सवाल करें ना JUI के, तो ये कहते हैं कि सरकार ये हमारा तो बंदा ही नहीं है, और ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और वहाँ से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसे लाइन मिलती है और इसके ऊपर अमल करता है। और मुझे इसके ऊपर मैंने उनसे फिर ये काउंटर सवाल भी किया था कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है तो फिर आप भी इस्टेब्लिशमेंट के ही हुए, क्योंकि आपने इसे पनाह दी, और आपकी इस पनाह के बदले ये क्या कुछ करता फिर रहा है वो आपके सामने है, और फिर आप किस मुंह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। तो आपको ये जो जलसों की इजाज़त मिलती है और जिस तरह से आप पाकिस्तान की फ़ौज को ललकारते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ जो है वो मिल बांट कर ये प्रोग्राम बनाया गया और एक झूठी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जा रही है। व्यूअर्स, कामरान मुर्तज़ा ने शो में बैठकर मौलाना साहब के हवाले से ये बात कही कि मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात सियासी नहीं बल्कि समाजी थी, और किसी आइनी पैकेज पर कोई बात नहीं हुई, और ऐसा कोई पैकेज अगर आया भी तो हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब सवाल व्यूअर्स ये है कि क्या मौलाना हवाओं का रुख देख रहे हैं? मौलाना को एक तरफ पता है कि इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना बर्फ़ जो है वो बहुत जल्दी पिघलेगी, और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद, और बार बार मौलाना ये कह चुके कि हम इस असम्बली को नहीं मानते, ये झूठी है, ये पार्लियामान की नुमाइंदगी नहीं करती, तो फिर आप कानून साजी के साथ कैसे खड़े होंगे? ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। और पाकिस्तान की सियासी जमातें जिस तरह से सियासत कर रही हैं, ये सियासत सिर्फ अपने घर के लिए करती हैं। जब पाकिस्तान की आवाम के लिए सियासत की जाएगी तो फिर इन सियासतदानों के साथ आवाम खड़ी होगी। इमरान खान ने अवाम के लिए सियासत की ना, तो अवाम कहाँ खड़ी है? इमरान खान के साथ खड़ी है। और व्यूअर्स, ये जो बर्फ़ पिघलने वाला मामला है ना, और ये जो 3 महाज हैं, मैं आपको इस हवाले से एक जायज़ा आपके सामने रख देता हूँ, और जो खबरें हमें पिछले 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ ज़राए से मिली, और इस वक्त हमारे सामने 3 महाज और 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं। 22 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ? 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तुरनोल के मकाम पर जलसे का ऐलान कर रखा था,
और उसी रोज दीनी और मजहबी जमातों ने पूरे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के मुबारकसानी के फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे रखी थी। और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को यह खदशा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलसे के लिए बाहर निकले और साथ में मजीद जमातों का इज्तिमा भी हुआ तो यह हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है और इससे एक मनफी पैगाम बैरून दुनिया को जा सकता है, क्योंकि उसके सिर्फ 4 रोज बाद चीनी बरी फोर्सेस के सरबराह का इस्लामाबाद का दौरा जो था वो शेड्यूल था और वो आजकल आए भी हुए। और इन खदशात के पेश नज़र अली अमीन गंडापुर को पैगाम भिजवाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि सुबह का जलसा मुलतवी कर दिया जाए। जब अली अमीन गंडापुर को यह पैगाम मिला तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो अपने तई जलसे को मनसूख करने का ऐलान अब नहीं कर सकते, चूंकि उन पर पहले ही पार्टी के अंदर शदीद दबाव है और वो किसी सूरत भी इमरान खान से राब्ता नहीं करेंगे। उसकी वजह आपके सामने है, क्योंकि पार्टी के अंदर बार बार इन्हें कहा जाता है कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पर चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया और उनका क्या मौकिफ था कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ वज़रा तकसीम का शिकार हैं और वो पार्टी के अंदर ना सिर्फ तकसीम के बाइस बन रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ये टैग भी लग गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इमरान खान के साथ ये मामला तय करे। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने आजम सवाती का नाम तजवीज़ किया। इस्टेब्लिशमेंट में इस पैगाम रसानी को फैसिलिटेट किया गया, लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ फैसिलिटेट। और 22 अगस्त की सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब एक खुसूसी अरेंजमेंट के तहत अड्याला जेल में दाखिल होते हैं। यानी ये मामूली किस्म की अरेंजमेंट नहीं थी बल्कि खास किस्म की अरेंजमेंट थी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये दूर दूर तक नजर नहीं आई। और बाद में तो आपने बयानिए सुने और उन्होंने फेस सेविंग के लिए कहा कि हमें भी पता था और हमने खुद जो है ये पैगाम भेजा। इमरान खान से वो मिलते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम इस मुस्बत अंदाज में कबूल कर लिया कि वो अपना 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने 8 सितंबर की तारीख की आपको ऑफर की। इस पर इमरान खान को यकीन दहानी करवाई गई कि ऐसा ही होगा और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एंगेजमेंट के हवाले से कोई फ्रेमवर्क भी आइंदा जो है वो तय करेगी ताकि आइंदा पैगाम रसानी में आसानी हो और राब्तों को मजीद आसान बनाया जा सके। लिहाजा इमरान खान ने जेल में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट को वो फेवर दी जिसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हम इमरान खान के पास जाएंगे, उसके सामने कुछ हम डिमांड्स रखेंगे और वो उन डिमांड्स को मान लेगा। यानी इमरान खान जेल में कैद हैं और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सवाली बनकर गई और इमरान खान ने उन्हें वापस जो है वो नहीं भेजा बल्कि खाली हाथ जाने की बजाय जलसे को मुलतवी करने का जो फैसला है वो इमरान खान ने आजम सवाती के जरिए कौम को सुनाया। इसका जी दूसरा रुख ये है कि सारी कहानी के पीछे दोनों फरीक एक दूसरे को ना टेस्ट कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट ये देखना चाहती है कि इमरान खान इन हालात में जब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं, केसों में बरियत के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कोई नरम गोशा रखते हैं और क्या पीछे हटने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने पीछे हट के आपको दिखाया लेकिन आप नहीं पीछे हट रहे। क्या वो कोई लचक दिखा सकते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मामले के ऊपर। और दूसरी जानिब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचकर टेस्ट कर रहे थे कि अगर मैं उनको ये फेवर दे दूं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुझे आगे चलकर मेरे साथ जो है वो क्या गुफ्तगू करेगी और क्या आइंदा बातचीत का रास्ता निकल सकता है। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, खान साहब ने हमेशा ये बात कही है कि मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बात करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। दोनों फरीकैन एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे और इस टेस्ट का पहला मरहला तय हो गया है जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फेवर दी और इमरान खान ने लचक दिखाई। अब देखना ही होगा व्यूअर्स कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मोहब्बत का और ये जो एंगेजमेंट और जिस तरह से फेवर दी गई इसका जवाब जो है वो कैसे देती है और आइंदा क्या ये रास्ते जो हैं वो खुले रखे जाएंगे, इमरान खान को स्पेस दी जाएगी। आपको पता लग जाएगा 8 सितंबर दूर नहीं है। अगर तो जलसे की इजाज़त मिल गई और हुकूमत ने और किसी किस्म की महाजराई ना की और रोकने की कोशिश ना की तो फिर यकीनन ये मुलाकात और जो वादे किए गए इसका एक पॉजिटिव आपको नतीजा जो है वो निकलता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स दूसरा महाज जो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में खुला वो दहशतगर्दी का है। सिर्फ बलूचिस्तान में 10 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं जी। 40 के करीब लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, गाड़ियों से उतार कर लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में भी होते रहे हैं जी पहले भी।
اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ وہاں بھی چلتا رہا، مگر بلوچستان میں اتنے تھوڑے وقت کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے سلسلے نے یہ سوال ضرور کھڑا کر دیا کہ اب ان حالات میں کیا ملک کی سالمیت کو دیکھا جائے گا، استحکام کو دیکھا جائے گا، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے اس دہشت گردی کو آپ نے ٹکر دینی ہے، ہرانا ہے، یا پھر بندوق کے ذریعے ان کو کچلا جائے گا۔ دیکھیں جی، دونوں جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے ان کا فائدہ ضرور رہا۔ جہاں پر طاقت کی ضرورت پڑتی ہے آپ طاقت استعمال کریں، اور جہاں پر آپ کو بات چیت کرنا پڑے گی آپ بات چیت کریں۔ لیکن یہ جو BLF ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ، یہ آج کی نہیں، یہ ایک تو انہیں باہر سے سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کے لوگ سارے کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ وہ دہشت گرد ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد نہیں ہے، یا ان کے جو سپورٹرز ہیں جو ان کے حق میں بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے، ان کو پکڑیں۔ اور میں آپ کو جو میری اسیسمنٹ ہے، پولیٹیکل بیکنگ پاکستان کی فوج کو بہت ضرورت ہے جی، اور اس دہشت گردی کو اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے تو پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل جو فیکٹر ہے آپ کو اس کے اندر لانا پڑے گا، اور عمران خان اس سے بہترین جو ہے آپشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کر کے دکھایا، طالبان کو میز پر لائے، بٹھایا، گفتگو کی، دہشت گردی ختم ہو گئی، لیکن اب دوبارہ سے دہشت گردی اٹھ رہی ہے، اور وہ گروپس جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے اور انہیں کچلنے کے لیے یہ راستہ جو ہے آپ کو اپنانا پڑے گا۔ زلمے خلیل زاد جو ہیں ان کا ایک بڑا کردار رہا، بڑا ایکٹیو رول انہیں پلے کیا طالبان کے حوالے سے، تو ہمیں ان کے حوالے سے بھی یہی رول پلے کرنا پڑے گا۔ BLF کوئی تحریک نہیں ہے جی، وہ بلوچستان کی بات ضرور کرتی ہے لیکن پاکستان کے خلاف جا کر کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تیسرا محاذ جو کھلا ہوا ہے جی وہ ہے معاشی فرنٹ کا، اور یہ خاصا تشویشناک بن گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IMF نے ابھی تک پاکستان کو $7 ارب کے اگلے پروگرام کے حوالے سے کوئی پیش رفت جو ہے اس کے اندر نہیں ہوئی، اور اب IMF یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان، چین، سعودی عرب اور UAE $12 ارب کے رول اوور کا بندوبست کرے۔ جب تک یہ تینوں ممالک $12 ارب کا آپ کو ریلیف نہیں دیتے، یعنی قرضہ آگے اس کی ڈیٹ جو ایکسٹینڈ نہیں کر دی جاتی، ہم آپ کو پیسہ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جو جس طرح سے مقبول ترین جماعت کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا، اگر آپ اس مقبولیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو فیصلے کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جیسے فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس حکومت کے تو پلے کچھ نہیں ہے جی۔ 6 ماہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے نگران اور اس سے پہلے PDM کی حکومت، اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو معیشت کب کی ٹھیک ہو چکی ہوتی۔ لیکن پچھلی 3 دہائیوں سے، بلکہ اس سے زیادہ، اگر آپ نواز شریف کے ادوار کو اٹھا کر دیکھیں تو حکومت تو یہ لوگ کرتے رہے۔ اگر ملک جس کے پاس 3 سال کے لیے آیا اور وہ بھی پورا نہیں آیا، آپ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ وہ ذمہ دار ہے، تو یہ معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ اور آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے۔ پاکستان کے تمام ادارے، ججز، پاکستان کی تمام جو سیکشن آف سوسائٹی ہے، ان سب کو انگیج کریں اور پاکستان کی بات کی جائے۔ انتقام لینے سے شاید آپ کی انا کو تو فائدہ پہنچے گا، اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ نعرہ سب کو یہی لگانا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اپنی اس انا جو جھوٹی انا ہے، آپ کو اس خول سے باہر نکل کر پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔